Dear students, as you know, we have already read some features of Indian economy at the time of independence. तो आज भी हमें दो चार फीचर्स और मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा कि जो 1947 जब हमने आज़ादी ली ब्रिटिश राज से, ब्रिटिश हुकूमत से, जब ब्रिटिशर से हमने आज़ादी ली, उस वक्त हमारी जो इकॉनमी थी उसकी हालत क्या थी। अब ये दो चार पॉइंट आपको बताएं। एक पॉइंट था इन्फेंट ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। इन्फेंट ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, हमारे पास दो किस्म की इंडस्ट्री होते हैं। एक होता है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री वो गुड्स होते हैं जो इंसान अपने लिए खर्च करता है, अपने इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें बनते हैं उसको हम कंज्यूमर गुड्स करते हैं। जैसे उसमें कपड़े हूँ, जिसमें दूसरे चीज़ हूँ, कंज्यूमर गुड्स जिसमें हूँ। तो ये जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री जो थी वो इनफैक्ट ग्रोथ, मतलब इसमें हमें आता है टेक्सटाइल। हिंदुस्तान में कंज्यूमर गुड्स जो इंडस्ट्री है दैट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमारी जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री होते हैं जहाँ मशीनें बनती हैं, वह अब जहाँ आपको मशीनें बन जाएंगी, मुख्तलिफ मशीनें, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। टेक्सटाइल है, यहाँ जूट निकलता था। यहाँ यहाँ एक और इंडस्ट्री थी शुगर की, खांड की। ये एग्रीकल्चर में आते हैं शुगर, जूट एंड टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में हम फिर कपड़े वपड़े उसमें वो बनाते हैं हम, जिसमें ये कॉटन आता है, कॉटन टेक्सटाइल। ये गुजरात एंड महाराष्ट्र में इसकी ज़्यादा ये है। जूट इंडस्ट्री एंड शुगर, ये यहाँ कंज्यूमर इंडस्ट्री। लेकिन इनका ग्रोथ जो था, इनका जो इनकी तरक्की जो थी, इनकी प्रोग्रेस जो थी, वो अभी इब्तदाई मरहले में थी। उसमें कुछ ग्रोथ नहीं हुआ था, उसमें कुछ बढ़ाव नहीं हुआ था, इनफैंट ग्रोथ था कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में 1947 में। तो और जो प्रॉफिट्स आते थे इसमें से वो ब्रिटिश हुकूमत को जाते थे। इसमें से जितने भी मोस्टली जो प्रॉफिट आता था, इसमें मोस्टली प्रॉफिट जो थे प्रॉफिट्स गो टू ब्रिटिशर्स। ज्यादा फायदे प्रॉफिट्स तम ब्रिटिश हुकूमत निवान। तो नेचुरली यह वजह बैकवर्ड क्या बेस टेक्सटाइल, जूट, शुगर, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो लेकिन यहाँ जो इसका ग्रोथ जो था, अमिच तरक्की लो लेवल पे। अगर वह थोड़ा प्रॉफिट तो वो ब्रिटिश हुकूमत को जाता था, तो जिसकी वजह से इसकी हालत आप देखिए यहाँ इकोनॉमी क्या थी। फिर जो हमारा दूसरा था लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। अब यहाँ मैंने कहा आपको कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, अब एक और चीज है हमें बेसिक इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्री जो है होते हैं वो इंडस्ट्री जो एक इकोनॉमी की बुनियाद होती है। तो आजकल आप देखें, आज हिंदुस्तान में जो बेसिक इंडस्ट्री उनका बहुत ही वो दे आर वेल डेवलप्ड, अभी वो बहुत डेवलप हो रहे हैं हमारे जो बेसिक इंडस्ट्री, बेसिक सेक्टर जो है यहाँ। तो उसमें एक उस वक्त जो थी वो थी स्टील कंपनी जो थी, आयरन एंड स्टील मिल जो थी, आयरन एंड स्टील मिल। अब देखो रोकीला है और जमशेदपुर, यहाँ ये इस वक्त बड़े मतलब डेवलप हो रही है ये इंडस्ट्री। लेकिन उस वक्त इनकी हालत बहुत खराब थी। आयरन एंड स्टील मिल जो थी हिंदुस्तान में, इसकी हालत बहुत ही खराब थी इंडिपेंडेंस डे के वक्त। और जो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक और इंडस्ट्री यहाँ है कॉटेज
and small scale industries. अच्छा, ये जो इंडस्ट्री है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल, ये वो इंडस्ट्रीज है जहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होते। हमारे पास दो, एक होता है लार्ज स्केल, एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो होता है कॉटेज इंडस्ट्री। तो यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट थे वो इसमें आते हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इसमें आती थी, हैंडीक्राफ्ट ये इंडस्ट्री इसमें आती थी। और दूसरे जो हमारी सनती जो यूनिट्स थे वो इन इंस्ट्रूमेंट में आते थे। तो यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ये जो यहाँ एक बनता था मसलिन था, एक मसलिन, उसको हम कहते मलमल कहते थे, मसलिन उसकी बनान, वो बांग्लादेश बंगाल में ज़्यादा वो बनती थी। वो बहुत ही मशहूर थी, बहुत ही वो बाहर भी जाती थी। लेकिन ये जो कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, यहाँ से जो रॉ मटेरियल था वो अंग्रेजों ने लिया, अपने बरतानिया में लिया, वहाँ मशीन के जरिए वो चीज़ें बनाई जो हम हैंडीक्राफ्ट यहाँ हाथों से या बनाते थे। तो फिर वो चीज़ वो यहाँ बेचते थे, जिससे इस इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ। यूजन कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो आज़ादी वक्त अमिश हालत बड़ खराब। कॉटेज इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिस्टिक ब्यूटी यानी बड़ खूबसूरती, पोश वोश एम्ब्रॉयडरी बनाने। लेकिन इसका डाउनफॉल था इंडिपेंडेंस डे के वक्त। इसका इट वाज इन अ स्टेट ऑफ रूइन, यानी इट वाज इन अ स्टेट ऑफ रूइन, यानी ये बहुत ही बर्बादी के दहाने पर खड़ी थी ये जो ये इंडस्ट्री थी। 1947 की बात हम कर रहे हैं कि उस वक्त हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थे, जो हमारी सेक्टर वाइज इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो क्या थी। तो अब एक और सेक्टर था यहाँ जिसको हम टेरिशरी सेक्टर कहते हैं, टेरिशरी सेक्टर। ये इसको हम एक और नाम सर्विसेज सेक्टर भी देते हैं। आप सर्विसेज सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर, मतलब आप बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट वन, कम्युनिकेशंस, रोड्स, रेलवेज, ये सब ये है सर्विस सेक्टर या टेरिशरी सेक्टर। तो इसकी हालत जो थी वो भी बहुत ही खराब थी 1947 में। तो इसका ग्रोथ जो था वो भी बहुत स्लो था। रेलवे लाइन जो थी वो थी 33,000 माइल्स। रेलवे लाइन जो उस वक्त थी दैट इज 33,000 माइल्स। सिर्फ इतने बड़े मुल्क में 33,000 माइल्स। ये अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए बनाए थे ताकि एक तो वो अपना फौज वहां से यहाँ ले जाए, एक जाए पर बीच जाए, बे अगर ये रॉ मटेरियल लूट रॉ मटेरियल यहाँ से, तो फिर वो वहाँ ट्रांसपोर्ट के जरिए समंदर तक पहुँचो, वहाँ से वो समुद्री जहाज़ों के अपने मुल्क में ले जाए, और ऐसा ही एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था। तो ये मैं रेलवे की बात कर रहा था जो बहुत बड़ा सेक्टर है। आपको मालूम है आज तो अब इसके लिए अलग बजट बनता है हमारे पार्लियामेंट में, और ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है यहाँ हिंदुस्तान में, जिसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट है इसमें। और भी दूसरे जो हमारे थे, मसलन पक्का रोड था, वो था 97,500 माइल्स, 97,500 माइल्स ये टोटल पक्का रोड था। इतने हिंदुस्तान में सिर्फ 97,500 माइल्स टोटल पक्का रोड थे। तो ये पक्के रोड भी उसीलिए थे ताकि हम अपनी आर्मी एक जगह से, ताकि पूरे हिंदुस्तान को पूरी तरीके से कवर करें, और फिर
जो हमारा रॉ मटेरियल भी हो वो भी वापस हम अपने मुल्क ले जाएं, ताकि वहाँ से हम वही चीज़ें बनाएं जो वापस हम हिंदुस्तान को या दूसरे मुल्क को भेजें। ये था इसकी हालत ये थी। और जो बैंक्स थे यहाँ, बैंक्स की तादाद तो ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 3000 विलेजेस थे उस वक्त। इलेक्ट्रिसिटी जो थी ना, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, ये भी इसमें आती है एक टेरिशरी सेक्टर में। इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो सिर्फ 3000 विलेजेस में थी। कुल ये इलेक्ट्रिसिटी थी 3000 विलेजेस में उस वक्त। 23 लाख किलोवाट टोटल यहाँ ये थी बिजली। 23 लाख केवी किलोवाट 23 किलोवाट ये टोटल बिजली ये नेरान 3000 विलेजन टोटल बिजली ये थी। इतने बड़े मुल्क में जहां करोड़ों आबादी थी, सिर्फ इतनी बिजली थी। ये मैं फिगर्स देता हूं आपको कि क्या हालत है सर्विस सेक्टर। और यहाँ शिपिंग भी जो थी, जहाज, और 4115 कुल बैंक ब्रांचेस थे। जो बैंक्स थे कुल ब्रांच जो तो बैंक ब्रांच वो था 4115 ब्रांच टोटल बैंक थे उस वक्त। 415 ब्रांचेस कुल बैंकन हिंद टोटल हिंदुस्तान। और देखिए इस सेक्टर की अभी ये डेवलप ही नहीं था, इसकी हालत बैकवर्ड थी, इसकी हालत बहुत पीछे थी। तो फिर जो सबसे बड़ा चीज है हिंदुस्तान में था उस वक्त आज़ादी के दौरान 1940, वो था इलिटरेसी। इलिटरेसी बहुत ही इलिटरेसी जो थी ये नाखानगी, अनपढ़ लोग पढ़ते नहीं थे। टोटल परसेंटेज जो थी वो थी 16%। टोटल परसेंटेज जो थी यहाँ पढ़ने की वो थी 16%। तकरीबन 82% लोग जो थे वो थे इलिटरेट, यहाँ अनपढ़ से ईद। और जो औरतों की तालीम थी वो थी 7%, यानी सिर्फ 7% औरतें फीमेल जो थी वो पढ़ती थी, सिर्फ 7% ये था यहाँ जो लड़कियां पढ़ती थी यहाँ। यानी ये हाल था यहाँ इलिटरेसी। क्योंकि एक मुल्क की अगर तरक्की हमें देखनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखना है, तरक्की देखनी, तो वहाँ लिटरेसी रेट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आज माशाल्लाह तो हिंदुस्तान में कुछ स्टेट्स हैं जहाँ 100% है। अब केरला लीजिएगा, आप देखिए वहाँ कितनी ये है, एजुकेशन कितनी है, या दूसरे स्टेट्स। हमारे जम्मू कश्मीर में भी माशाल्लाह बहुत ही जो एजुकेशन लेवल के लिए हम भी जो पहले 8-9 स्टेट्स हैं उसमें हम भी आते हैं। तो आज तो जब हम कंपैरिजन करें तो ये था यहाँ इलिटरेसी। और जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो भी यहाँ कुछ खास नहीं थी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि उस वक्त क्या फीचर्स थे 1947 में इंडियन इकोनॉमी के। थैंक्स।